जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगेन एक क्वेश्चन हम लीनियर अलजेब्रा का पिकअप किए हुए हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चंस जो लगाने की टेक्निक है वो टेक्निक फिक्स है। जनरली ये परमुटेशंस जो मेरे हैं, परमुटेशन मैट्रिक्स, इस टाइप पे क्वेश्चंस बनते रहे, इम्पॉर्टेंट भी हैं वो। तो पहले क्वेश्चंस देखा जाए क्या है। अच्छा, जिसको परमुटेशंस हमारा मैट्रिक्स की आइडिया नहीं होगी फिर वो क्वेश्चंस वो लगा नहीं पाएगा जल्दी, फिर तो वो फंस जाएगा। जिसको परमुटेशंस जो मैट्रिक्स हमारे जो फॉर्मेशन है कैसे बनते हैं उसकी आइडिया होगी तो उसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहरहाल चलते हैं, देखते हैं। लेट n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बी एन इंटीजर लेट a सच दैट Cn c रेज टू द पावर n c रेज टू द पावर n, मतलब दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर BLT, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से डिफाइंड एज, इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से डिफाइंड किया गया है। अब यहाँ जो n डायमेंशनल जो वेक्टर स्पेस है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए n डायमेंशन की बात करते हैं तो उसका डायमेंशन 2n हो जाता है। बट अगर यहाँ रियल नंबर अगर n रहता है तो उसका डायमेंशन n नहीं रहता है। दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड हियर ऑलवेज। तो जो LT डिफाइंड की गई है वो LT ऐसी है a z1 z2 zn। अच्छा, अब ये इनका जो कंपोनेंट है वो कैसे मूव किया हुआ है। Zn जो लास्ट में वो पहले आ गया है, बाकी अब यहाँ से शुरू हो गया है Zn-1 तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो फर्स्ट उसमें है कि a इज नोलपोटेंट। क्या है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो जिसके सहारे मैट्रिक्स से डिफाइंड होगा, मैट्रिक्स बनेगा, क्या वो निलपोटेंट है। सेकेंड है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर मॉडुलस ऑफ 1। क्या ए की जितनी भी आइगन वैल्यूज होगी उसका अगर मॉडुलस निकाला जाए 1 आएगा। थर्ड, एवरी आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज आइदर 0 और 1। क्या ऐसा है क्या कि ए की जो आइगन वैल्यूज आएगी या तो 0 होगी या 1 होगी। फोर्थ है ए इज सिंगुलर। क्या जो मैट्रिक्स ए होगा वो सिंगुलर होगा क्या। तो इसके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, और वो रिजल्ट ये है कि जब कोई हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ये x1 x2 x3 एंड x1 xn इस तरीके का हो, इनमें से किसी आर्डर के रूप में घुमा दिया जाए। जैसे मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ये xn लिखूं, फिर उसके बाद xn-1 लिखूं एंड x1, ये x2 लिखूं एंड x1 लिखूं, तो इसकी मीनिंग क्या होती है। इसकी मीनिंग ये होती है, जो रिजल्ट है कि जो t के करस्पॉन्डिंग जो मेरा मैट्रिक्स A का फॉर्मेशन होगा वो पहली बात है कि जितने कंपोनेंट्स का होगा, अगर ये रियल पे वर्क चल रहा है, अगर ये रियल वेक्टर स्पेस के n डायमेंशन पे वर्क अगर चल रहा है तो फिर वो मैट्रिक्स का आर्डर n होता है। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स का चलता है तो फिर 2n हो जाता है, 2n/2n, ये आर्डर होगा इसका 2n। दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड हियर। तो जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, उसके लिए ट्रिक क्या है मैं बता दूं। यहाँ ट्रिक रिजल्ट ये है कि जैसे xn है तो xn की मीनिंग ये हो गई कि यहाँ जो हम कॉलम बनाएंगे उस कॉलम में जो एंट्रीज आएगी। अच्छा, एक बात और, जब भी इस टाइप का मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा तो उसकी जो एंट्री होती है वो 0 और 1 होती है। Aij बिलोंग्स 0 1 फॉर ऑल Ij, मतलब जितनी भी एंट्रीज मैट्रिक्स की होगी वो या तो 0 होगी या 1 होगी, और सम ऑफ ऑल, अगर एक रोज के सारे एलिमेंट को मैं सम करूं तो 1 आते हैं, अगर किसी कॉलम के सभी एलिमेंटों को सम करें तो 1 आते हैं। तो इस टाइप का मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, और वो जो मेरा मैट्रिक्स होता है ना वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है। कहने की मीनिंग हमारी ये हो गई कि वो A डैश इज इक्वल टू A डैश A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टीज होती है कि इसकी जो भी आइगन वैल्यूज होती है उसकी मॉडुलस 1 होती है। तो फिर तो ये विद इन सम सेकेंड दिस क्वेश्चन इज सॉल्व हियर। कुछ सेकेंड में क्वेश्चन बस पढ़ के सॉल्व हो जाता, बस ये ध्यान में रहना चाहिए। बट इसकी मैं थोड़ी एनालिसिस कर दूं ताकि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये रिजल्ट पता नहीं है तो उनके लिए क्या है कि अगर ये रियल नंबर पे वर्क होगा तो उसका फॉर्मेशंस xn की मीनिंग, मतलब जो हमारा फर्स्ट जो कॉलम मैं लिखूंगा वहाँ जो nth जो एलिमेंट आएगा, फर्स्ट कॉलम का nth एलिमेंट्स वो 1 होगा, मतलब 0 0 0 और लास्ट में 1 होगा। यहाँ n-1 यहाँ 1 होगा, बाकी सारा 0 होगा। अगर ये मैं फॉर्मेशन से लिखूंगा तो मीनिंग जो सेकेंड जो एंट्री है 1 है, बाकी सारी 0, यहाँ फर्स्ट एंट्री 1 होगी, बाकी सारी 0 होगी। तो दिस इज द फॉर्मेशंस ऑफ द मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशंस है हमारा वो ऑर्थोगोनल होता है। तो हमारा दिस इज द एवरी आइगन वैल्यूज ऑफ ए आइदर 0 और 1 ऐसा होगा नहीं, मॉडुलस उसका 1 होता है। तो ए और ए सिंगुलर होने की बात नहीं है,
उसकी आइगन वैल्यूज रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, बट माड ऑफ लैम्डा हमेशा 1 आएगा। तो अगर माड ऑफ लैम्डा 1 है, लैम्डा कोई वैल्यू 0 नहीं है, तो सिंगुलर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो दिस नॉट इज इक्वल टू सिंगुलर ईयर, मतलब उसकी आइगन वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इसमें जो ऑप्शंस होगा मेरा, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर मॉडुलस 1, ये होगा। बाकी सारे ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये फॉर्मेशंस बनाने की बात है तो थोड़ा उसका मैं यहाँ विधिवत एनालिसिस कर दूं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का उद्देश्य ही यही है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मेशंस कैसे बनेगा कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा। कहा ये जो है हमारा, दिस इज द C1 मतलब फर्स्ट रो, this is the second column, sorry, this is the first column, this is second column, this is the third column, and this is the what, nth minus 1 column। तो फर्स्ट कॉलम की जो लास्ट इंट्रीज होगी मेरी वो 1 होगी, मतलब ये 0 0 0 एंड आर्ट्स 1 लास्ट में 1 हो गए। उसके बाद ये क्या है कि सेकेंड जो कॉलम है उसकी फर्स्ट एंट्री 1 है, तो 1 होगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। दिस इज द 0 ईयर दिस। अच्छा, अब थर्ड कॉलम में जो हमारी जहाँ Z2 है, तो Z2 की मीनिंग कि जो सेकेंड जो आएगा, मतलब जो सेकेंड रो, थर्ड कॉलम का जो सेकेंड रो का एलिमेंट होगा वो हमारा 1 होगा, मतलब ये 0 होगा। और Z2 है तो दिस इज द ईयर 1 ईयर 0 एंड डॉट्स 1, दिस इज द 0 ईयर। ऐसे चलेंगे तो यहाँ Cn-2 आएगा। और लास्ट में जो हम बात करेंगे, लास्ट में मतलब ये 0 ये 0, और यहाँ लास्ट वैल्यू इसकी 0 होगी, बट इसके ऊपर की जो ये होगी, मतलब जो n-1 जो कॉलम है हमारा, दिस नहीं C1 C2 एंड सॉरी दिस इज द Cn ईयर ना, Cn। तो जो मेरा nth जो लास्ट जो कॉलम होगा, लास्ट कॉलम की जो n-1th जो रोज होगी वहाँ इसकी एंट्री 1 होगी, ये होगी, बाकी सारा 0 होगा। अच्छा, अगर ये कॉम्प्लेक्स इंट्रीज पे वर्क चल रहा है तो फिर इसका जो ऑर्डर होगा 2n/2n, इस चीज़ को भी ध्यान देना है, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कंसेप्ट। लेकिन अगर ये रियल वेक्टर स्पेस पे अगर वर्क करता तो फिर उसका ऑर्डर n होता, और इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है, दिस आइगन वैल्यूज, उसका जो मॉडुलस होता है मॉड ऑफ लैम्डा 1 होता है। अच्छा, अगर रियल पे वर्क होगा तो n क्रॉस n का आएगा। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा इस रिजल्ट पे बेस था। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक रही होगी, जो कंसेप्ट रहा होगा, वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जितने हमारे इस टाइप के बनते हैं ना, जितने अगर बनेंगे तो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशंस, ये जो होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, और उसको हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ वो चीज़ है ही नहीं। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, अगेन लीनियर अलजेब्रा का, और वो भी क्वेश्चन बड़े खूबसूरत रिजल्ट पे बना हुआ है। और हमें उस क्वेश्चंस के पीछे कुछ कंट्रोवर्सी भी लगी, तो वो कंट्रोवर्सी क्या थी, मैं थोड़ा उस क्वेश्चन को लिखूं, उसके बाद तब मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, और उसको थोड़ा मैं फुली डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसके ऑप्शंस में मुझे कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है। अब आपको कंट्रोवर्सी दिखाई दे या नहीं रही है, ये वीडियो जो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि एस इन दिस क्वेश्चन देयर इज ए कंट्रोवर्सी आर नॉट। बहरहाल अभी जब पूरा आंसर की मेरा फाइनल रिलीज हो जाएगा तो वहाँ बात होगी। बहरहाल हमारे जो लॉजिक और कंसेप्ट है वहाँ ज़रा देखा जाए क्वेश्चंस के पीछे क्या है। तो ना फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये है कि लेट, बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनाने का प्रयास हुआ है IIT-JAM द्वारा। लेट m greater than 1 and n greater than 1 be integers, ठीक है। चलिए, लेट a be m क्रॉस n, m/n कोई मैट्रिक्स है, सच दैट फॉर सम, अब हम कीवर्ड्स यहाँ लिखेंगे, फॉर सम मैट्रिक्स B1 द इक्वेशन AX is equal to B1 has infinitely solutions, infinitely many solutions, ठीक है। लेट
B2b m×1 मैट्रिक्स, m×1 कोई मैट्रिक्स है, डिफरेंट है फ्रॉम B1, ठीक है। देन AX B2 हैज़, पहला जो स्टेटमेंट यहाँ बनाया गया वो ये है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सेकेंड जो ऑप्शंस यहाँ क्रिएट किया गया, ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर सम B2, दिस इज द कीवर्ड्स। थर्ड, फाइनाइटली मेनी, बार बार हम कहते भी रहे हैं कि शब्दम जालम महाजालम, कंपटीशन में बड़ा ये सटीक बैठता है। अगेन फॉर सम आ गया यहाँ, ये सम, दिस इज द कीवर्ड्स। फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर सम B2, दिस। एंड फोर्थ है नो सॉल्यूशंस फॉर सम B2। इसलिए मैंने क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है डिटेल्स में, ताकि ये जो सम की महिमा है ना, इसी पे तो गेम हो जाएगी, इसी पे गेम हो जाएगी। ये जो वर्ड्स जो घूमे हैं, वर्ड्स पे ही गेम शुरू हो जाएगी, और वर्ड्स को ही ध्यान देंगे लिसनर यहाँ, क्योंकि क्वेश्चंस मैथमेटिक का तो सब रिजल्ट वही रहता है, कोई रिजल्ट अपने से तो क्रिएट कर ही नहीं सकता है, नेवर। उस रिजल्ट पे ही गेम खेलनी है, और बस उस शब्द को जितना अच्छे से कोई घुमा सके। देखिए घुमाने का बड़ा अच्छा प्रयास हुआ है, और घुमाने के प्रयास में ऑप्शन भी घूम गया है। चलिए ये तो सब इजी है, कोई बात नहीं है वहाँ, इसी स्टैंडर्ड के लिए तो दिस इज कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स। दैट फॉर यहाँ कहा है कि लेट ए बी m×n मैट्रिक्स सच दैट फॉर सम मैट्रिक्स B1, कुछ मैट्रिक्स B1 के लिए AX = B1, ये जो मैट्रिक्स है हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब कुछ B1 के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अपने पास रख रहा है। तो अब ये बात दावे की बात कही जा सकती है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे होंगे कि वो सॉल्यूशंस नहीं रख रहे होंगे। अच्छा, अब क्या वो यहाँ लिखा गया है हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर सम B1, कुछ जो B1 है उनके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। हो सकता है कुछ B1 हो नो सॉल्यूशन हो सकता है कुछ B1 हो यूनिक सॉल्यूशन हो। तो चलते हैं पहले देख लेते हैं, ये जो मेरा इक्वेशंस है, एक बड़ा खूबसूरत रिजल्ट है, उस रिजल्ट को मैं यहाँ लिखूंगा, और उस रिजल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस नेट गेट में भी बनाए जाते रहे हैं। रिजल्ट ये है कि अगर A हमारे पास कोई m×n मैट्रिक्स है और X n×1 है, तो डेफिनेटली यहाँ जो B1 आएगा वो m×1 हो जाएगा। हैज़ ऑलवेज सॉल्यूशन, ये ऑलवेज सॉल्यूशन रखता है, लिसनर इस चीज़ को नोट भी कर लें। हैज़ ऑलवेज सॉल्यूशन, इफ़ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है ये, ऑलवेज सॉल्यूशंस इफ एंड ओनली इफ, हैज़ ऑलवेज सॉल्यूशंस फॉर ऑल B1 belongs Rm, if and only if rank of A is equal to M, ये बात होती है दिस। अच्छा, ऑलवेज सॉल्यूशंस, तो AX = B में ऑलवेज सॉल्यूशन, अगर B1 अगर मेरा 0 हो गया, तो B1 0 होने का मतलब तो यूनिक सॉल्यूशंस होगा नहीं, क्योंकि B1 0 होने का मतलब ये हो जाता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन होता है, और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस का एक रिजल्ट है। अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन अपने पास सॉल्यूशंस रख रहा है, तो या तो 0 सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, तो यूनिक होने की वहाँ बात ही नहीं होगी। देयर इज नो यूनिक रिजल्ट एग्जिस्ट, यूनिक तब एग्जिस्ट करेगा जब B1 0 हो जाए। लेकिन वहाँ कहा है कि फॉर सम के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रख रहा है। तो अगर ये सॉल्यूशंस इन जनरल लगता है, चाहे B1 0 है या B1 0 नहीं है, ये तब होगा जब रैंक A = M होगा। मीनिंग हो गई कि मैट्रिक्स A के जो जीरोज होंगे ना, वो नॉन जीरो रोज होंगे। अगर इक्लान फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो M नॉन जीरो रोज मेरे मिलेंगे। अच्छा, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो इस केस में जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है n-r+1, ये होता है। अच्छा, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रख रहा है, तो कभी भी जो n r यहाँ रैंक है, तो रैंक ऑफ A ≠ n होगा, ये मेरी बात हो जाएगी। अच्छा, और यहाँ रैंक ऑफ A = M है, यानी M ≠ n हो जाएगा।
अगर n इज इक्वल टू आर हो गया, n इज इक्वल कंसिस्टेंट के लिए यहाँ लिखा दिस इज द कंसिस्टेंट। अब यहाँ कंसिस्टेंट में हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशंस भी आ सकते हैं और यूनिक सोल्यूशन भी आ सकते हैं। तो यूनिक सोल्यूशंस तब आएगा जब n इज इक्वल टू आर हो जाएगा, और r हमारा रैंक ऑफ ए है और ये हमेशा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो रैंक ऑफ ए m है, तो उस केस में m नॉट इज इक्वल टू n होगा। तो मीनिंग मेरी होगी कि दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा, यूनिक सोल्यूशंस तब रखेगा जब रैंक ए जो होगा हमारा n के इक्वल हो जाए। तो यहाँ कहा है कि हैज इनफाइनाइट सोल्यूशंस, तो अगर किसी b1 के लिए इनफाइनाइट सोल्यूशंस है तो अब b2 पे यहाँ गेम खेली गई है। तो b2 के लिए क्या कहा गया है कि लेट b2 बी मैट्रिक्स डिफरेंट फ्रॉम b1, b1 से डिफरेंट है, तो देन ax इज इक्वल टू b2 क्या होगा, हैज। पहली बात ये है कि इनफाइनाइटली सोल्यूशंस है, इनफाइनाइटली सोल्यूशन हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं कि ऐसे मैं b2 वहाँ ला सकता हूँ जहाँ इनफाइनाइटली सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये यूनिक सोल्यूशंस फॉर सम b2 नहीं, ऐसा नहीं होगा, यूनिक सोल्यूशंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिक सोल्यूशंस हमारा मिलने का वहाँ मतलब हो गया कि n इज इक्वल टू आर होगा और n इज इक्वल टू आर नहीं होगा वहाँ, और n इज इक्वल टू आर के केस में यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा और रैंक ऑफ ए जो होगा m इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो फिर वो यूनिक सोल्यूशंस वहाँ जो इनफाइनाइटली जो सोल्यूशंस की बात होगी वो इनफाइनाइटली सोल्यूशन फिनिश हो करके, क्योंकि रैंक तो एक ही होगा ना, रैंक यहाँ ए पे तो गेम की नहीं जा रही है, गेम तो वहाँ जो b1 b2 है जो मैं आर्गूमेंट मैट्रिक्स में जो b बनाता हूँ उस पर गेम की जा रही है। ऐसा b1 एग्जिस्ट करता है जहाँ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलते हैं, तो ऐसे सम कुछ b2 हमारे पास हम बना सकते हैं जहाँ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हों। यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होगा पक्का, ये डिफरेंटली नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, नो सॉल्यूशंस फॉर सम b2, ये बात कही गई है कि क्या मतलब कोई सॉल्यूशन ऐसा है या नहीं। फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो कभी नहीं होता है, ये हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड हियर। या तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। तो यूनिक सॉल्यूशंस है नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है किसी भी केस में। जब भी होगा सोल्यूशन या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट होगा या सोल्यूशन होगा ही नहीं। अच्छा, अगर होमोजीनियस अगर बनता है तो सोल्यूशंस या तो यूनिक होगा और इनफाइनाइट नंबर होगा। तो थर्ड ऑप्शन तो मेरा कैंसिल हो गया, सेकंड भी मेरा कैंसिल हो गया। अब रही बात हमारी इनफाइनाइटली, तो ऐसा मैं b2 बना सकता हूँ जहाँ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो। तो क्या नो सोल्यूशंस के लिए ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो थोड़ा ज़रा हम उसकी तलाश करें जो यहाँ मैं कंट्रोवर्सी की यहाँ बात कर रहा था, तो उस चीज़ को थोड़ा देखा जाए। ये रिजल्ट ऑलवेज कीप इन माइंड हियर, क्योंकि इस रिजल्ट पे ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब हम देखिए यहाँ एक ऐसा फार्मेशन जो होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस का है, एक मैं फार्मेशंस करने जा रहा हूँ। एक ले लेना है 1 2 3 4 2 4 6 8 एंड 6 12 18 24 दिस आर्गुमेंट मैट्रिक्स में बना रहा हूँ। 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया। एक है ऐसा, एक ऐसा b1 मैंने लिखा फॉर सम b1। अब यहाँ देख लिया जाए, ये जो मेरा जो मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, पहले तो 1 2 3 4 फर्स्ट रो के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता इकेलॉन फॉर्म जब बनाते हैं। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए 0 हो गया, 0 हो गया, 0 0 0। अच्छा, इस अब हमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नहीं, 6 से, अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए, सॉरी लिस्टर यहाँ ज़रा ध्यान दें कि फर्स्ट रो में हम 6 से मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दें थर्ड रो को, तो फिर क्या होगा, मतलब R3 रिप्लेस बाई 6 R1 माइनस R3, तो क्या मिलना है, दिस इज़ द 0, दिस इज़ द 0 0 0 एंड दिस इज़ द 0। अब अगर यहाँ देखा जाए तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ये जो मेरा है दिस, अगर मैं इसका नाम यहाँ b1 रख दूँ, एंड नॉट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, ये जो मेरा जो मैट्रिक्स है दिस मैट्रिक्स ए, ये मेरा है 3/4 का मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ अननोन मेरे यहाँ 4 हैं, तो रैंक ऑफ ए हमारा यहाँ 1 है, आर्गुमेंट मैट्रिक्स का रैंक भी यहाँ 1 है, बट नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, और नंबर ऑफ अननोन 4 है, मतलब ये यूनिक सोल्यूशंस नहीं है। तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सोल्यूशन। ऐसा है कि यहाँ b1 है जहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब इसी पे एक जो काउंटर एग्जाम्पल है ना, इन सारों की बकिया उधेड़ देगा। लिसनर अगर ध्यान दें तो बिल्कुल उनकी भी बात 100% समझ में आ जाएगी कि मैं जिस कंट्रोवर्सी की बात कर रहा था
वो यहाँ बात आ गई है। इनफाइनाइटली सोल्यूशन, ठीक है, ये तो है एक ऐसा B1 1 2 6 है जहाँ इनफाइनाइटली सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये यूनिक सोल्यूशंस फॉर सम B2। अब ये जो मैट्रिक्स ये गिवन है, लेट ए बी M क्रॉस N मैट्रिक्स सच दैट की बात कही गई फॉर सम, ऐसा बना है मैट्रिक्स हमारा ये, वहाँ जहाँ के लिए इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो कह रहा है कि ये यूनिक सोल्यूशंस फॉर सम B2। अब यहाँ यूनिक सोल्यूशंस की बात तो हम नहीं कर सकते नो, जब भी इनफाइनाइट सोल्यूशंस B1 के लिए ऐसी इस मैट्रिक्स के लिए मिला, तो इस मैट्रिक्स के लिए ऐसा मैं कोई B1 तलाश नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसका रैंक क्या हो गया। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, इसका भी रैंक 1 ही होना पड़ेगा, तो रैंक 1 ही होना पड़ेगा, तो फिर ये जो B1 होगा ना, B2 इसी टाइप का बनेगा। तो जब B2 इसी टाइप का बनेगा तो 100% वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देगा। ये बात दावे के साथ हो जाएगी। इस मैट्रिक्स के लिए जब B1 इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो B2 के लिए यूनिक सोल्यूशंस आप नहीं बना सकते हैं। नो एनी गिवन काउंटर एग्जाम्पल बाय दिस। अब देख लीजिए ना, ये मैट्रिक्स है, इसके लिए B1 इनफाइनाइट अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई B2 ला दीजिए जहाँ वो यूनिक सोल्यूशंस हो जाए, होना ही होना नहीं। और अभी हमने काट दिया कि फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है किसी दुनिया में, या तो फिर यूनिक होगा, फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सोल्यूशन हो जाएंगे, तो फाइनाइटली मेनी का प्रश्न ही नहीं उठता है, वो तो वैसे ही धाराशाही हो गया। अच्छा, नो सोल्यूशंस फॉर सम B2। यस, अगर मैं यहाँ B2 ऐसा तलाश कर लूँ, यहाँ मैं 1 0 मैं 3 लिख दूँ दिस, तो फिर क्या हो जाएगा, जरा यहाँ लिसनर यहाँ ध्यान से देख लें। तो ये 1 2 3 4 2 4 6 8 6 12 18 24, यहाँ मैं अगर 1 0 अगर मैं 3 लिखूँ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जो कन्वर्सन हुआ मैट्रिक्स का 1 2 3 4, ये तो 0 0 आ गया, ये 0 0। अब 2 का मल्टीप्लाई करके मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ तो 1 था, अब यहाँ 2 हो गया। अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके इसका सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो 0 0 0 0 हुआ, और 6 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ गया। और कोई भी कह सकता है कि यहाँ रैंक ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, दिस नेवर, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया, तो नो सोल्यूशन फॉर सम B2। तो कुछ लोग जो सोल्यूशंस प्रोवाइड यहाँ सिर्फ ऑप्शन फाइनाइटली इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस का जो यहाँ ऑप्शन से लग रहा है, उसके साथ साथ जो मेरी जो बात जो समझ में आ रही है, जो मेरे कंसेप्ट से जो निकल के आ रहा है, नो सोल्यूशंस फॉर सम B2 ये भी होना चाहिए। नो सोल्यूशंस फॉर सम B2 ये चीज़ भी होनी चाहिए। और यहाँ क्या था, हमने काउंटर एग्जाम्पल भी यहाँ पेश कर दिया है। तो सकता है जब आंसर की आए यहाँ IIT जैम वालों की दें, तो इस चीज़ पे ऑप्शन फोर्स पे भी ध्यान रखा जाए वहाँ, या जो लिसनर इस चीज़ को वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली बात करना है तो उन चीज़ों को भी वो देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमने यहाँ जिन क्वेश्चनों को पिकअप किया है, इसके पीछे लॉजिक और कंसेप्ट क्या रही है, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब जो रिमाइंडर जो क्वेश्चंस लीनियर अलजेब्रा के बचे हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम उसको पूरी समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम रियल एनालिसिस और ग्रुप बाकी जो हमारे चीज़ें बची हैं उसके वीडियो लेक्चर्स हम बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।